पियरलेस ड्रैगन सॉवरेन। अध्याय 31, स्पिरिट पिल तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करना। चूनान आधे आदमी के बराबर कद वाले रक्त बोधी के पास आई और गहरे लाल रंग की चमक बिखेरने वाले सभी परिपक्व पौधों को चुन लिया। 20 से अधिक फल तोड़ने के बाद कभी फलों से लदे ब्लड बोधी की शाखाओं पर केवल कुछ ही कच्चे फल बचे थे। चूनान का दिल उत्साह से कांप उठा और उसने कहा, इन रक्त बोधी के साथ मैं निश्चित रूप से एक ही बार में स्पिरिट पिल दायरे तक पहुंच जाऊंगा। इस समय वह अत्यंत प्रसन्न था। रक्त बोधी उसके लिए बहुत सहायक साबित हुई थी। ब्लड बोधी एक आध्यात्मिक पौधा है जो यांग व्हील क्षेत्र के दानव जानवरों के शवों पर उगता है और प्रत्येक परिपक्व फल में अत्यधिक मात्रा में रक्त ऊर्जा होती है। यह निर्जन गहन रूपांतरण के गुणों के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है और यह चूनान के साथ असाधारण रूप से अनुकूल है। ब्लड बोधी लेने के बाद चूनान ने बिना किसी झिझक के उस क्षेत्र को छोड़ दिया ताकि लौट रहे ब्लड नेस्ट ब्लड स्पाइडर द्वारा उसे देखा न जा सके। वह जंगल से होते हुए कई मील की दूरी तय करता रहा और शाम होने तक वहीं रुक गया। छिपने के लिए एक सुनसान जगह ढूंढकर उसने ब्लड बोधी का सेवन करने की तैयारी की। जैसे ही उसने अपनी सांस को अपने डांटियन में केंद्रित किया, उसकी मार्शल नस कांप उठी। जब ब्लड बोधी उसके पेट में प्रवेश कर गया तो चूनान का पूरा शरीर कांपने और उबलने लगा। निर्जन गहन रूपांतरण की प्रक्रिया के तहत रक्त बोधी में निहित सारी शक्ति उसके शरीर में समाहित हो गई। एक क्षण के लिए चूनान का भौतिक शरीर और डांटियन दोनों बढ़ रहे थे। उसकी साधना सूखी लकड़ी में आग लगने की तरह तेजी से बढ़ी और उग्र और हिंसक रूप से बढ़ती चली गई। सफलता प्राप्त करने के तुरंत बाद उसने जिस साधना को मुश्किल से स्थिर किया था वह रक्त बोधी की मदद से तेजी से मजबूत हो गई और फिर ज्वार की तरह बढ़ती रही। शुरू में चूनान को लगा था कि स्पिरिट पिल दायरे में प्रवेश करने में कम से कम 1 महीना लगेगा, लेकिन इन ब्लड बोधी की मदद से समय काफी कम हो जाएगा। 2 और खा लो और तुम एक ही बार में स्पिरिट पिल दायरे में पहुंच जाओगे, कुई गुआंग ने चूनान को गंभीर स्वर में सलाह दी। साथ ही वह मन ही मन आश्चर्यचकित हुआ। यह निर्जन गहन रूपांतरण वास्तव में बहुत ही शक्तिशाली है। यह साधना तकनीक निश्चित रूप से निम्न जगत की कोई चीज नहीं है। ठीक है, चूनान ने तुरंत सहमति जताई और फिर लगातार 2 और ब्लड बोधी का सेवन किया। पल भर में असंख्य रक्त ऊर्जा फूट पड़ी और उस उमड़ती हुई शक्ति ने चूनान को ऐसा महसूस कराया जैसे उसके शरीर का खून गर्म पानी की तरह उबल रहा हो। चूनान को लगा कि उसके विचार बेतहाशा आपस में टकरा रहे हैं और इस शक्ति के प्रभाव के कारण वह अस्थायी रूप से अपनी साधना तकनीक का संचालन करने में असमर्थ था। यह जानते हुए कि इस तरह की साधना में कुछ जोखिम होते हैं, कुई गुआंग ने उसे अलग से मार्गदर्शन दिया और चूनान को रक्त बोधी की शक्ति के अनुकूल होने में मदद की। विशाल शून्य आधार उत्पन्न करता है, सभी चीजों का निर्माण करता है और 5 गतियों के साथ स्वर्ग का समापन होता है। जैसे जैसे चूनान ने कुई गुआंग द्वारा दिए गए महान सत्य के उपदेश को सुना, रक्त बोधी की शक्ति के कारण उसके हृदय में पहले जो बेचैनी थी वह धीरे धीरे शांत होने लगी। जैसे जैसे उसका मन शांत होता गया, चूनान की दक्षता बढ़ती गई और रक्त बोधी की शक्ति, चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हो, उसकी एकाग्रता को विचलित नहीं कर सकी। निर्जन गहन रूपांतरण के संचालन के साथ रक्त बोधी के भीतर की सारी शक्ति पूरी तरह से साधना में परिवर्तित हो गई और चूनान के साथ पूर्णतः विलीन हो गई। जैसे जैसे अधिक रक्त बोधी का सेवन किया गया, उसके दांतियान में आध्यात्मिक शक्ति समुद्र की लहरों की तरह उमड़ पड़ी। पलक झपकते ही लगभग पूरा दांतियन भर गया। जब आध्यात्मिक शक्ति दांतियन के हर कोने में फैल गई तो चूनान को सभी आध्यात्मिक शक्ति को संपीड़ित करके एक आंतरिक कोर बनाने की आवश्यकता पड़ी, जिसने स्पिरिट पिल क्षेत्र में उसकी वास्तविक सफलता को चिह्नित किया। अंततः जिस क्षण दांतियन की आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से भर गई और संतृप्त हो गई, चूनान ने सारी आध्यात्मिक शक्ति को संपीड़ित करने के लिए निर्जन गहन रूपांतरण का पूरी तरह से प्रयोग किया। उस क्षण ऐसा लगा मानो किसी अदृश्य विशाल हाथ ने दांतियन के भीतर की सारी आध्यात्मिक शक्ति को जकड़ लिया हो और उस हाथ के प्रभाव में शक्ति छोटी होती गई और लगातार विलीन और एकत्रित होती रही। आध्यात्मिक शक्ति से आंतरिक आधार बनाने की प्रक्रिया खतरों से भरी थी और कोई भी गलत कदम गंभीर प्रतिक्रिया का कारण बन सकता था। सबसे बुरी स्थिति में यह साधना को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है या यहां तक कि डांटियन के विस्फोट का कारण बन सकता है, जिससे तत्काल मृत्यु हो सकती है। लगभग 5 घंटे बाद रात पूरी तरह से बीत गई और सूरज की एक किरण चूनान के चेहरे पर पड़ी। जैसे ही चूनान के केंद्र से कई 100 मीटर तक आध्यात्मिक शक्ति की लहरें बाहर की ओर फैलीं, चूनान के शरीर में एक अत्यंत चिकना रक्तलाल आंतरिक कोर प्रकट हुआ। मैंने कर दिखाया। चूनान के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, क्योंकि उसने आखिरकार रातों रात अपना रूपांतरण पूरा कर लिया था और मार्शल आर्ट्स क्षेत्र से स्पिरिट पिल क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था। स्पिरिट पिल दायरे में पहुंचने के बाद वह दुनिया पहले की तुलना में पूरी तरह से अलग थी। अपने भीतर समाहित अकल्पनीय आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करते हुए चूनान बेहद उत्साहित था। हालांकि वह स्पिरिट पिल क्षेत्र में अभी नया ही था, लेकिन उसके भीतर मौजूद आध्यात्मिक शक्ति की मात्रा स्पिरिट पिल क्षेत्र में 3 स्तरों वाले मार्शल आर्टिस्ट से भी अधिक थी। यह उनकी साधना तकनीक की बदौलत था और बाद में मिले विभिन्न खजानों के माध्यम से सफलता प्राप्त करने से भी संबंधित था। अपनी हथेली से सहजता से प्रहार करते हुए चूनान की आध्यात्मिक शक्ति उसके भौतिक शरीर की सीमाओं से मुक्त हो गई और ठीक 40 मीटर दूर स्थित पेड़ के तने पर जा लगी। यह तथ्य कि आध्यात्मिक शक्ति शरीर से लगभग 50 मीटर तक बाहर निकल सकती है, बहुत ही शक्तिशाली है। चूनान चौंक गया, उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी।
आमतौर पर जो लोग अभी अभी स्पिरिट पिल दायरे में पहुंचे हैं उनके लिए शरीर से 10 मीटर तक आध्यात्मिक शक्ति का निकलना स्वीकार्य माना जाएगा, जबकि 20 मीटर तक निकलना काफी अच्छा होगा। इससे पहले लू शेंग का त्रिस्तरीय स्पिरिट पिल क्षेत्र केवल 40 मीटर से थोड़ा अधिक था, जबकि चूनान ने स्पिरिट पिल क्षेत्र में प्रवेश करते ही त्रिस्तरीय स्पिरिट पिल क्षेत्र के स्तर तक पहुंच प्राप्त कर ली थी। शर्त लगने में अभी 20 दिन से भी ज्यादा समय बाकी है और मुझे पूरा यकीन है कि मैं चूहाई को पछाड़कर हरा सकता हूं। इस समय चूनान वीरता से भर उठा था। स्पिरिट पिल क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया था। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से कुई गुआंग ने यह कहकर उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, जल्दी खुश मत हो। मेरी राय में चूहाई स्पिरिट पिल दायरे की 7वीं परत से बस एक कदम दूर है और उसकी नींव अविश्वसनीय रूप से गहरी है, जो उसी दायरे के साधारण मार्शल आर्टिस्टों से कहीं अधिक है। आपकी वर्तमान ताकत के साथ उसे हराने की कोशिश करना महज एक दिवा स्वप्न है। तुम्हारे साथ लड़ने के लिए वह निस्संदेह अच्छी तरह से तैयार होगा। यदि तुम्हारे पास 7वें स्तर के स्पिरिट पिल मार्शल आर्टिस्ट को हराने की ताकत नहीं है तो भागने का रास्ता खोजो। कुई गुआंग के ठंडे शब्दों ने चूनान के उत्साहित दिल को शांत कर दिया। हालांकि उसने आसानी से स्पिरिट पिल दायरे में प्रवेश कर लिया था, लेकिन आगे का रास्ता बेहद चुनौतीपूर्ण बना हुआ था। फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, बल्कि वीरतापूर्वक घोषणा करते रहे, मेरे शरीर में अनमोल खजाने का रक्त प्रवाहित हो रहा है। मैं दिव्य स्तर की सर्वोच्च साधना तकनीकों के साथ साधना कर रहा हूं और मेरे गुरु तलवार पूज्य का मार्गदर्शन प्राप्त कर रहा हूं। अगर इतने सारे समर्थन के बावजूद भी मैं चूहाई को नहीं हरा सका तो बेहतर होगा कि मैं सब कुछ समाप्त कर दूं। ये तीनों पहलू बिना किसी अपवाद के अकल्पनीय अवसर थे जो अब एक ही व्यक्ति में एकत्रित हो गए हैं और अकल्पनीय सहायता प्रदान करने के लिए नियत हैं। कुई गुआंग चूनान के रवैये से बहुत संतुष्ट था। शक्तिशाली शत्रुओं का सामना करते हुए वह डरा नहीं और न ही उसने हार मानी, बल्कि और भी दृढ़ संकल्पित हो गया। ऐसा दृढ़ संकल्प व्यक्ति को और आगे बढ़ने में सक्षम बनाएगा। धीरे धीरे उठते हुए चूनान के पास 20 से अधिक ब्लड बोधी में से लगभग 5 बचे थे, जिन्हें भविष्य में उपयोग के लिए बचाया जा सकता था। चाहे इसका इस्तेमाल खेती को बेहतर बनाने के लिए किया जाए या योगदान अंक प्राप्त करने के लिए, यह कोई नुकसान नहीं होगा। इस सफलता से मची अफरातफरी बहुत ज्यादा थी, यहाँ रुकना उचित नहीं है। चूनान की आंखों में सावधानी झलक रही थी और उसने तुरंत सोअरिंग विंड स्काई स्टिपिंग तकनीक का प्रयोग किया और वहां से चला गया। रुकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हालांकि 100 मीटर से अधिक चलने के बाद ही चूनान ने दूर से 2 लोगों को पास आते देखा। क्या ये वही लोग हैं? चूनान की आंखों में सतर्कता की चमक आ गई। वह एक पेड़ के पीछे चुपचाप खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। कुछ ही दूरी पर 2 आकृतियां एक के बाद एक तेजी से भाग रही थीं। भाई लुकियू, लगता है अभी जो शोरगुल हुआ वो यहीं कहीं से आया था। लू किंग ने आसपास का जायजा लिया। लू क्यू ने हल्के से सिर हिलाया और फिर उत्साह से कहा, अभी जो आभा दिखाई दी वह गलत नहीं हो सकती। शायद आसपास कोई खजाना प्रकट हुआ है और यह हमारा अवसर हो सकता है। लू किंग ने उत्सुकता से कहा, उम्मीद है यह किसी वरिष्ठ द्वारा छोड़ी गई कोई पवित्र वस्तु है और अगर मैं इसे प्राप्त कर लूं तो शायद मुझे आंतरिक संप्रदाय में आगे बढ़ने का मौका मिल जाए। अध्याय 32 शानदार विजय। चूनान की स्पिरिट पिल प्राप्त करने की प्रक्रिया में आए उतार चढ़ाव ने पास ही में मौजूद लू किंग और लू क्यू का ध्यान आकर्षित किया। उन्हें लगा कि कुछ खंडहर खुल गए हैं, इसलिए वे उत्सुकता से आए, इस उम्मीद में कि उन्हें खुद को मजबूत करने का अवसर मिल जाएगा। चूनान ने लंबे समय तक छिपकर देखा और पाया कि लू शेंग प्रकट नहीं हुआ। उसने तुरंत अपने मन में एक निष्कर्ष निकाला। जब लू शेंग मेरा पीछा कर रहा था तब वह उनसे पूरी तरह अलग हो गया होगा। यह अच्छा है। मैंने अभी अभी स्पिरिट पिल दायरे में प्रवेश किया है, इसलिए मैं इन दोनों का उपयोग अपनी साधना को मजबूत करने के लिए कर सकता हूं। लू परिवार के सदस्यों को मारना अनिवार्य था। ऐसे शत्रुओं का सामना करते हुए चूनान दया नहीं दिखाएगा। मौका मिलते ही वह भविष्य की परेशानियों को रोकने के लिए उन्हें जड़ से खत्म कर देगा। हालांकि चूनान का इरादा उन पर घात लगाकर हमला करने का नहीं था। एक स्पिरिट पिल मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते अगर वह ऐसे विरोधियों के खिलाफ घात लगाकर हमला करता तो यह बहुत कायरतापूर्ण होता। इसलिए जब लू किंग और लू क्यू अवसरों की तलाश में लगे थे तब चूनान ने साहसपूर्वक कदम बढ़ाया। चूनान, सबसे पहले लू किंग ने चूनान को देखा। पहले तो वह हैरान हुआ, फिर उसने उत्साह से कहा, तो तुम यहां छिपे हुए थे। हालांकि लू क्यू ने चूनान को ध्यान से देखा और फिर पूछा, चूनान, क्या तुम्हें यहां पहले से ही अवसर मिल गया है? लू किंग की आंखें चमक उठीं। अगर चूनान को जगह पता होती तो उनकी बहुत सारी मेहनत बच जाती। इसलिए उसने सीधे धमकी दी, चूनान, आज्ञाकारी होकर यहां दिए गए अवसर को सौंप दो और घुटने टेक कर क्षमा मांगो, अन्यथा मेरे और मेरे भाई पर निर्दयी होने का दोष मत लगाना। चूनान ने शरारती निगाहों से लू किंग को घूरते हुए कहा, तुम्हारी साधना के बावजूद तुम मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत कैसे करते हो? चूनान की निगाहों के नीचे लू किंग को ठंडक महसूस हुई। उसने लू क्यू की ओर देखा और कहा, भाई लू क्यू, आगे बढ़ो, इस आदमी को मार डालो। लू क्यू ने एक कदम आगे बढ़ाया और स्पिरिट पिल के प्रथम स्तर की आभा प्रकट हुई। उसने ठंडे स्वर में कहा, चूंकि तुम इसे देना नहीं चाहते तो मुझे इसे स्वयं लेना पड़ेगा। लू क्यू को युद्ध की तैयारी करते देख चूनान ने भी अपनी साधना शक्ति का प्रयोग किया। स्पिरिट पिल रियल्म की साधना में अचानक उछाल आया, जिससे लू किंग और लू क्यू दोनों चौंक गए। चूनान ने स्पिरिट पिल दायरे में इतनी जल्दी कैसे प्रवेश कर लिया?
चुनान की इस सफलता से ईर्ष्या करते हुए लू किंग ने घृणा से दांत भींच लिए। आखिरकार वह चुनान से काफी उम्र में बड़ा था, फिर भी वह मार्शल दाव के 8वें स्तर तक भी नहीं पहुंचा था। लू क्यू का चेहरा पहले गंभीर हुआ, फिर उसने व्यंग्य करते हुए कहा, तुम तो स्पिरिट पिल दायरे में बिल्कुल नए हो, तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकते हो? ठीक है, मैं तुम्हारे आंतरिक सार को जीवित अवस्था में ही खोदकर निकाल लेता हूं और बदले में उसे साधना संसाधनों के बदले में दे देता हूं। मध्यवर्ती मार्शल कौशल, फ्लाइंग ईगल क्लॉ। इसके साथ ही लू क्यू हवा में उछला, अपनी भुजाओं को फैलाया और अपने हाथों को एक शिकारी बाज की तरह नुकीले पंजों में बदल दिया जो चुनान की ओर झपट्टा मार रहा हो। इस क्षण उसकी आंखें अत्यंत तीव्र हो गईं, हत्या के इरादे और उन्माद से भर गईं। इतनी ताकत के सामने चुनान ने निराशा में बस अपना सिर हिलाया। स्पिरिट पिल के पहले स्तर पर होने के कारण लू क्यू बहुत कमजोर था। उसे तो यह भी लग रहा था कि वह उसकी सफलता से पहले ही उसे आसानी से मार सकता है। गड़गड़ाहट भरी शक्तिशाली मुट्ठी, 50 प्रतिध्वनियां, एक ही सांस में चुनान ने 50 प्रतिध्वनियां पूरी की, जो पहले से कहीं अधिक तेज थी। बूम! चुनान की मुट्ठी लू क्यू के पंजे से टकराई, जिससे कई धमाके हुए। लू क्यू के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। उसका फ्लाइंग ईगल क्लॉ आमतौर पर पत्थरों को भी चूर चूर कर देता था, लेकिन अब वह चुनान को नुकसान तक नहीं पहुंचा पा रहा था, बल्कि उसकी अपनी बाह में हल्का सा दर्द हो रहा था। अनिच्छा से लू क्यू पीछे हट गया, फिर उसने दोबारा हमला किया। उन्नत मार्शल कौशल, गला जकड़ने वाला पंजा, लू क्यू के हाथ लोहे जैसे लग रहे थे, जो हवा को चीरते हुए एक तीखी हवा उत्पन्न कर रहे थे। किनारे से देखते हुए लू किंग के चेहरे पर गर्व का भाव था। लू क्यू की चालें बेहद क्रूर थीं, जिनसे अक्सर लोग मौत के मुंह में चले जाते थे। चुनान ने न तो चकमा दिया और न ही पीछे हटा, जिससे पंजा उसे पकड़ सके। लू क्यू की 5 उंगलियों ने तुरंत चुनान का गला जकड़ लिया। उसने तुरंत बल लगाया, उसका गला कुचलने का इरादा था, लेकिन उसका दिल कांप उठा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका हाथ लोहे को पकड़ लिया हो, और चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह टस से मस नहीं हो रहा था। चुनान ने लू किंग को ठंडी निगाहों से देखते हुए कहा, तुम बहुत कमजोर हो। उसका शारीरिक बल असाधारण रूप से शक्तिशाली था, जिसके कारण लू क्यू जैसे साथी स्पिरिट पिल मार्शल आर्टिस्ट के लिए भी उसे हिलाना असंभव था। गर्जनशील, प्रभावशाली मुट्ठी, 80 की प्रतिध्वनि। दरार! बिजली की एक चमक के साथ चुनान ने एक और जोरदार मुक्का मारा। पास होने के कारण लू क्यू उसे चकमा नहीं दे सका और उसे जोरदार प्रहार लगा, उसका शरीर टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह उड़ गया। पास ही में लू किंग यह दृश्य देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। लू शेंग और लू क्यू के बीच हुए युद्धों में भी जीत इतनी आसानी से हासिल नहीं हुई थी। एक पल के लिए लू किंग को अपनी पीठ में ठंडक महसूस हुई, उसने लू क्यू को नजरअंदाज किया और भागने के लिए मुड़ गया। चुनान ने अपनी भंडारण अंगूठी को छुआ और एक तलवार उसके हाथ में आ गिरी, जिसे रेड पीक स्वॉर्ड के नाम से जाना जाता है, जो एक उत्कृष्ट नश्वर मार्शल हथियार है। विंड एंड क्लाउड रैंकिंग बैटल प्लेटफॉर्म पर वू फैन के साथ हुए टकराव के दौरान चुनान ने 2 मॉर्टल मार्शल हथियार छीन लिए थे, जिनमें से एक यह भी था। भागना व्यर्थ है। मेरी नजरों में तुम पहले ही मर चुके हो। सायन माउंटेन स्वॉर्ड टेक्निक। चुनान ने अपनी हत्या की मंशा जाहिर कर दी, लाल शिखर वाली तलवार हवा को चीरती हुई निकली, चमकदार तलवार की ऊर्जा अर्धचंद्र की तरह उन दोनों की ओर तेजी से बढ़ी। स्पिरिट पिल को पार करने के बाद सियान माउंटेन स्वॉर्ड टेक्निक पूर्णता तक पहुंच गई थी, जिससे अंतरिक्ष में तलवार की ऊर्जा का प्रवाह संभव हो गया था। कुछ ही मीटर की दूरी से भी तलवार की असीम शक्ति को देखकर लू क्यू तुरंत भयभीत हो गया। उसकी आकृति तेजी से चमकी और भागते हुए लू किंग का पीछा करते हुए उसने कहा, अच्छे भाई, अपने भाई की आखिरी बार मदद करो, अगले जन्म में इसका बदला चुकाऊंगा। फिर उसने लू किंग को पकड़ा और उसे पीछे की ओर फेंक दिया। लू क्यू, कमीने! लू किंग ने चुनान की तलवार क्यूई का सामना करते हुए शाप दिया। एक ससराहट की आवाज के साथ तलवार क्यूई ने बेरहमी से लू किंग को 2 टुकड़ों में काट दिया और खून चारों ओर फैल गया। चुनान ने 2 कदम आगे बढ़कर लू किंग की भंडारण अंगूठी उठाई और फिर लू क्यू का पीछा किया। स्पिरिट पिल प्राप्त करने के बाद चुनान की सोअरिंग विंड स्काई स्टिपिंग तकनीक तेज हो गई, जिससे वह कुछ ही सांसों में प्रतिद्वंद्वी को पकड़ लेती थी। लू क्यू के चेहरे पर दहशत साफ झलक रही थी, उसने पलटकर धमकी देते हुए कहा, चुनान, अगर तुमने मुझे मार डाला तो लू परिवार तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। चुनान ने तिरस्कारपूर्वक कहा, अगर मैं तुम्हें यही मार दूं तो किसे पता चलेगा? तुम बहुत भोले हो। धमकी को बेकार समझते हुए लू क्यू ने तुरंत विनती की, चुनान, मैं तुम्हें अपनी स्टोरेज रिंग दे दूंगा, मेरी जान बख्श दो, ठीक है? मन ही मन घृणा से सोचते हुए परिवार में वापस लौटने पर मुझे उनसे बदला लेना ही होगा। चुनान ने लू क्यू को शरारती अंदाज में देखा और अपनी आशा भरी निगाहों के बीच एक मुक्का मारा। छी! चुनान की मुट्ठी ने लू क्यू के दांतियान को भेद दिया, उसके हाथ में एक क्षतिग्रस्त लाल रंग का आंतरिक कोर जकड़ा हुआ था। तुमने पहले कहा था कि तुम मेरे भीतरी सार को खोद कर निकालना चाहते हो, तो इसे जैसे को तैसा समझो। लू क्यू की आंखें धीरे धीरे धुंधली हो गईं और उसका शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। चुनान ने खून से सने आंतरिक कोर को कुछ जिज्ञासा से देखा, तो यह एक आंतरिक कोर है, यह इतना आसमान क्यों है? इस पर कोई गुआंग हंसते हुए बोला, तुम दिव्य स्तर की सर्वोच्च साधना तकनीक का अभ्यास कर रहे हो, इसलिए दूसरों के आंतरिक सार की गुणवत्ता की तुलना तुमसे नहीं की जा सकती। लेकिन इस आंतरिक सार को कम मत आंकिए।
इसमें निहित आध्यात्मिक शक्ति एक सदी पुराने आध्यात्मिक पौधे के बराबर है। कई मार्शल आर्टिस्ट अपनी साधना को बढ़ाने के लिए दूसरों के आंतरिक सार को हासिल करने पर निर्भर रहते हैं। क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? चू नान ने आंतरिक सार को एक तरफ रख दिया और मना करते हुए कहा, आखिरकार इसे एक इंसान के शरीर से निकाला गया है। इसका इस्तेमाल साधना के लिए करना नरभक्षण जैसा लगता है। मैं ऐसा नहीं करूंगा। कुई गुआंग ने चू नान की शायद ही कभी प्रशंसा की हो। यह अच्छी बात है कि तुम में यह जागरूकता है। दूसरों के आंतरिक सार को आत्मसात करने पर निर्भर रहने वाले मार्शल आर्टिस्ट तेजी से विकसित होते हैं, लेकिन दुनिया द्वारा तिरस्कृत किए जाते हैं। इसके अलावा यह अवसरवादी तरीका शायद ही कभी सफल होता है, जिससे कई अंतर्निहित समस्याएं रह जाती हैं। वास्तव में महत्वाकांक्षी मार्शल आर्टिस्ट साधना के ऐसे तरीकों को तुच्छ समझते हैं। अध्याय 33, पृथ्वी किमिंग थंडर टाइगर। चू नान को कुई गुआंग की सलाह अच्छी तरह याद थी। दूसरों की आंतरिक शक्ति पर निर्भर रहकर अपनी साधना को बढ़ाना एक मामूली तरीका है। अगर कोई ताकतवर बनना चाहता है तो उसे खुद पर ही निर्भर रहना होगा। लुक्यू की भंडारण अंगूठी लेने के बाद चू नान शिकार करने के लिए उपयुक्त दानव जानवरों की तलाश में निकल पड़ा। साथ ही साथ इस मिशन के लक्ष्य गेल वुल्फ किंग की भी खोज करने लगा। लेकिन इस प्रकार का दानव जानवर बहुत चालाक होता है और चू नान को अभी तक इसका कोई सुराग नहीं मिला था। इस प्रकार चू नान ने लगातार 5 दिन दानव जानवरों का शिकार करते हुए और उनके सार और रक्त की शक्ति को अवशोषित करते हुए बिताए, जिससे उसकी साधना स्पिरिट पिल दायरे के पहले स्तर से बढ़कर दूसरे स्तर में प्रवेश करने के कगार पर पहुंच गई। इससे दिव्य स्तर की साधना तकनीक का आतंक स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था। उसी समय चू नान भी अपने मार्शल कौशल को निखार रहा था, जिससे उसकी नींव मजबूत हो रही थी। विशेष रूप से थंडरस डोमिनेटिंग फिस्ट, जो तेजी से विकसित हुआ। 100 सहनुनादों को पूरा करने में पहले कम से कम 30 सांसें लगती थीं, लेकिन बार बार किए गए प्रयासों के बाद अब यह प्रक्रिया 20 सांसों के भीतर ही पूरी हो जाती है। अगर मैं एक ही सांस में 100 प्रतिध्वनियां उत्पन्न कर सकता हूं, तो शायद थंडरस डोमिनेटिंग फिस्ट वास्तव में एक येलो टियर मार्शल स्किल को टक्कर दे सकता है। चू नान हमेशा से थंडरस डोमिनेटिंग फिस्ट के भविष्य को लेकर आशावादी रही थी। सैद्धांतिक रूप से भौतिक शरीर और साधना की अनुनाद अनंत हो सकती है, इसलिए थंडरस डोमिनेटिंग फिस्ट की शक्ति स्वाभाविक रूप से निरंतर बढ़ती जा सकती है। यदि भविष्य में यह 200, 500 या यहां तक कि हजारों और दसियों हजारों प्रतिध्वनियों तक पहुंच सके, तो आकाशीय स्तर की मार्शल कला की शक्ति का प्रयोग करने वाला गर्जनापूर्ण मुक्का असंभव नहीं होगा। बेशक यह लक्ष्य अविश्वसनीय रूप से कठिन है, ऐसा कुछ जो वर्तमान चू नान हासिल नहीं कर सका। थंडरस डोमिनेटिंग फिस्ट की प्रतिध्वनि सीमा को सही मायने में पार करने के लिए साधना तकनीक में संशोधन की आवश्यकता अनिवार्य रूप से होगी। लेकिन मार्शल दाओ के बारे में चू नान की वर्तमान समझ के साथ स्पष्ट रूप से वह इसे हासिल नहीं कर सकता था। हालांकि हर लड़ाई के साथ जैसे जैसे चू नान प्रतिध्वनि समय को कम करता जा रहा था, शायद वह दिन दूर नहीं जब वह एक ही सांस में 100 प्रतिध्वनियां प्राप्त कर सके। जल्द ही चू नान को एक और लक्ष्य मिला, जो स्पिरिट पिल दायरे के पहले स्तर पर स्थित एक स्टेपिंग प्लम स्नो डियर था। जैसे ही वह हिलने ही वाला था कि अचानक एक जोरदार गड़गड़ाहट गूंज उठी। तभी चू नान ने आकाश में एक चकाचौंध भरी रोशनी को खिलते हुए देखा, जिससे एक अतुलनीय रूप से भयानक आभा निकल रही थी। इस समय भी चू नान असीम दबाव महसूस कर रही थी। स्टेपिंग प्लम स्नो डियर यह दृश्य देखकर भयभीत हो गया और चू नान के कुछ करने से पहले ही भाग गया। लेकिन चू नान को अब इसकी परवाह नहीं थी। वह धीरे धीरे क्षीण होते प्रकाश को विस्मय से देखता रहा और फिर पूछा, तलवार पूज्य गुरु, यह क्या है? क्या कोई सर्वोच्च खजाना प्रकट हुआ है? कुई गुआंग ने सिर हिलाकर इनकार किया, यह कोई सर्वोच्च खजाना प्रकट नहीं हो रहा है, यह यांगवील क्षेत्र का एक मार्शल आर्टिस्ट युद्ध में है। यांगवील क्षेत्र का मार्शल आर्टिस्ट? चू नान चौंक गया। सियान माउंटेन कमांडरी में यांगवील क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट सबसे शक्तिशाली प्राणी माने जाते हैं। इस स्तर तक पहुंचने पर कई तरह के तरीके असंभव हो जाते हैं। यांगवील क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट को युद्ध में देखना मेरे लिए कई मायनों में फायदेमंद हो सकता है। तुम्हारे स्तर पर यांगवील क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट का युद्ध देखना बहुत खतरनाक है, कुई गुआंग ने सलाह देते हुए कहा। एक छोटी सी गलती भी तुम्हें घातक परिणाम भुगतने पर मजबूर कर सकती है। लेकिन चू नान ने जरा भी भय नहीं दिखाया और दृढ़ता से कहा, किस्मत बहादुरों का साथ देती है। चूहाई की तुलना में मेरा स्तर और पृष्ठभूमि बहुत कमजोर है। अगर मैं अपनी जान जोखिम में डालने की हिम्मत ही नहीं करूंगा, तो उसे हराने की उम्मीद कैसे कर सकता हूं? चू नान का दृढ़ संकल्प देखकर कुई गुआंग के पास झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। चू नान एक बंदर की तरह एक पेड़ पर चढ़ गया और जंगल में झूलते हुए उस स्थान की ओर तेजी से बढ़ा जहां युद्ध में उतार चढ़ाव दिखाई दिया था। 1 किलोमीटर की दूरी तय करते ही एक जोरदार गर्जना ने चू नान को लगभग पेड़ से गिरा ही दिया था। क्या कोई यांगवील क्षेत्र के दानव जानवर से लड़ रहा है? चू नान लगातार अनुमान लगा रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह धीरे धीरे युद्ध स्थल के करीब पहुंचता गया, उसके कदम धीमे होते गए। कुछ ही देर में चू नान ने एक विशाल घाटी देखी। उसके केंद्र में एक आदमी और एक बाघ जैसा जानवर, यांग चक्र क्षेत्र के 2 भयानक प्राणी, हवा में एक दूसरे का सामना कर रहे थे। वह बाघ जैसा विशालकाय जीव लगभग 6 मीटर लंबा था, जिसके सुनहरे बाल थे, तेज धार वाले नुकीले दांत थे और तारे जैसी आंखें थीं। चारों ओर से चकाचौंध कर देने वाली बैंगनी रंग की बिजली से घिरी हुई यह इतनी भयानक गर्जना कर रही थी कि ऊपर के आकाश का रंग भी बदल गया।
ऐसी भयावह आभा को देखकर चूनान विस्मय से देखता रह गया, उसका हृदय आश्चर्य से भर गया। यह वास्तव में डिकी का थंडर टाइगर है, जो प्राचीन वन्य जंगल के सबसे भयानक दानव जानवरों में से एक है। डिकी का थंडर टाइगर, जो स्पिरिट पिल दायरे में पैदा हुआ था, वयस्क होने पर यांग चक्र में प्रवेश कर सकता था। इसका शारीरिक गठन अद्वितीय था, संभवतः संपूर्ण सियान दानव पर्वत श्रृंखला में मौजूद दानव प्राणियों में सबसे मजबूत। इसके अलावा यह स्वाभाविक रूप से वज्रपात कर सकता था। इसकी तकनीकें साधारण मार्शल आर्टिस्टों से कहीं श्रेष्ठ थीं और समान स्तर के दानव राक्षस भी इसका मुकाबला करने में संघर्ष करते थे। यह सियान दानव पर्वत श्रृंखला में एक शक्तिशाली और भयानक दानव राक्षस है। हालांकि उससे पहले मौजूद डिकी का थंडर टाइगर अभी अभी वयस्क हुआ था, फिर भी वह अविश्वसनीय रूप से दुर्जय था। इसलिए चूनान और भी ज्यादा हैरान रह गई, डिकी के थंडर टाइगर से कौन लड़ सकता है। फिर उसने काले वस्त्र पहने, 2 हथौड़े लहराते हुए उस व्यक्ति की ओर देखा, जिसकी आभा पहाड़ की तरह स्थिर थी, ठोस और अटूट। उनकी तृतीय स्तरीय यांगवेल साधना की असीमित अभिव्यक्ति ने डिकी के थंडर टाइगर को लगातार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह व्यक्ति संप्रदाय का कौन सा वरिष्ठ है, चूनान असमंजस में था। प्राचीन वन में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति सायन माउंटेन स्वॉर्ड संप्रदाय से था, फिर भी उसे इस व्यक्ति के गुणों का कोई आभास नहीं था। लेकिन जल्द ही चूनान की उलझन सदमे में बदल गई। उससे महज 100 मीटर की दूरी पर एक बड़ी दाढ़ी वाला व्यक्ति खड़ा था, जो काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति से कुछ ही दूरी पर युद्ध का अवलोकन कर रहा था। लिन आन, ये यहाँ क्या कर रहा है? लिन आन को देखकर चूनान थोड़ा हैरान हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये आदमी भी प्राचीन वन में आ जाएगा। वह अपने और काले कपड़े पहने उस आदमी के बीच के रिश्ते के बारे में सोचने लगा। चूनान ने अपना चेहरा नहीं दिखाया बल्कि छिपता रहा। इसी बीच काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने अपनी भौहें सिकोड़ी और डिकी के थंडर टाइगर पर चिल्लाते हुए कहा, टाइगर किंग, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूं, बल्कि 1000 साल पुराने ऋषि के लिए आया हूं। इसे मुझे सौंप दो और मैं तुरंत चला जाऊंगा। आओ। दहाड़ते हुए डिकी के थंडर टाइगर ने प्रचंड क्रोध के साथ प्राचीन वन को हिलाकर अपनी असंतुष्टि व्यक्त की। यांगवील क्षेत्र में पहुंचने पर, हालांकि वे बोलने में असमर्थ होते हैं, उनकी बुद्धिमत्ता लगभग मानव जाति के बराबर होती है। 1000 साल पुराना ऋषि, चूनान का दिल कांप उठा। यह एक सर्वोच्च खजाना है, जिसमें हजारों वर्षों की आध्यात्मिकता समाहित है, जो मार्शल आर्टिस्टों के लिए ब्लड बोधी से कहीं अधिक लाभकारी है। अप्रत्याशित रूप से यहां ऐसा दुर्लभ आध्यात्मिक पौधा मौजूद है। चूंकि तुम इसे नहीं दोगे, मेरे पास तुम्हें मारने और फिर इसे लेने के अलावा कोई चारा नहीं है। काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति की आंखों में हत्या का भाव चमक उठा और वह अपने दोनों हथौड़ों से डिकी के थंडर टाइगर पर टूट पड़ा। बूम! डिकी के थंडर टाइगर ने एक जोरदार दहाड़ लगाई, वज्रपात किया और हथौड़ा चलाने वाले व्यक्ति पर उग्रता से झपटा, क्योंकि यांगवील क्षेत्र के 2 शक्तिशाली योद्धा घाटी में एक घातक युद्ध में उलझ गए थे। लगातार स्तब्ध चूनान ने कुईगुआंग की विस्मय भरी आवाज सुनी, डिकी का थंडर टाइगर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने छोटे से सेलेस्टियल क्रॉसिंग दायरे में इतना कीमती दानव जानवर मौजूद हो सकता है। चूनान कुछ हद तक हैरान था। कुईगुआंग कभी एक अद्वितीय शक्तिशाली व्यक्ति था। हालांकि वह डिकी के थंडर टाइगर से चकित होना स्वीकार कर सकता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कुईगुआंग भी चौंक जाएगा। तलवार के पूज्य गुरु, क्या डिकी के वज्रबाघ में कोई विशेष विशेषताएं हैं? कुईगुआंग ने धीरे से उत्तर दिया, डिकी का थंडर टाइगर असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है। बिना सक्रिय साधना के भी अनुकूल वातावरण मिलने पर समय बीतने के साथ ही यह एकीकरण स्तर तक साधना कर सकता है। अब आप ही बताइए, क्या इस दानव पशु की प्रतिभा असाधारण नहीं है? एकीकरण क्षेत्र। चूनान इतना स्तब्ध रह गया कि वह मुश्किल से अपने शब्द ढूंढ पाया। मार्शल आर्टिस्ट के कई क्षेत्र हैं, जिनमें मार्शल आर्ट्स क्षेत्र, स्पिरिट पिल क्षेत्र, यांगवील क्षेत्र, डिवाइन इल्यूमिनेशन क्षेत्र, क्लाउड सी क्षेत्र और इससे भी आगे के क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें से यूनिफिकेशन क्षेत्र क्लाउड सी क्षेत्र से भी बड़ा है और यांगवील क्षेत्र से अतुलनीय है। यह तथ्य कि डिकी का थंडर टाइगर बिना साधना के एकीकरण क्षेत्र तक पहुंच सकता है, असाधारण रूप से शक्तिशाली है। चूनान के चेहरे के भाव देखकर कुईगुआंग मुस्कुराया, हैरान हो, है ना? दरअसल डिकी के थंडर टाइगर के पास इतनी असाधारण प्रतिभा होने का एक कारण है। यह सब उसके भीतर मौजूद पैतृक रक्त के कारण है। अध्याय 34, पैतृक वंश। वंशानुगत वंश। यह नाम सुनकर चूनान ने अपनी भौहें ऊपर उठा ली। जब उन्होंने शुरू में 9 निर्जन गहन रूपांतरण सूत्र की साधना तकनीकों की विरासत को स्वीकार किया, तो उन्हें पता था कि इस पद्धति में निर्जन गहन रूपांतरण नामक एक बहुत ही शक्तिशाली मार्शल कौशल है। लेकिन गहन और निर्जन रूपांतरण करने के लिए व्यक्ति को पैतृक रक्तरेखा को आत्मसात करना होगा। उन्हें तथाकथित पैतृक वंश के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि प्राचीन वन में उनका सामना इससे होगा। चूनान का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने उत्तेजित होकर पूछा, तलवार पूज्य गुरु, यह पैतृक वंश वास्तव में क्या है? कुईगुआंग ने धैर्यपूर्वक समझाया, प्राचीन ग्रंथों में दर्ज है कि पूर्वज उस समय पैदा होने वाला पहला जीव था जब आकाश और पृथ्वी की रचना हुई थी। उस समय कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे, यहां तक कि कोई भी ऐसा प्राणी नहीं था जिसे मनुष्य माना जा सके, क्योंकि वे सबसे प्राचीन अस्तित्व थे, उस समय की सबसे शक्तिशाली शक्ति के स्वामी थे। इसलिए बाद में जन्म लेने वाले जीवन द्वारा उन्हें पूर्वज कहा जाता था। पूर्वजों ने दुनिया पर कब्जा कर लिया और लगातार प्रजनन करते रहे। उनकी संतानों में स्वाभाविक रूप से उनकी रक्तरेखा मौजूद थी और इसलिए उन्हें पैतृक रक्तरेखा कहा जाता था।
यद्यपि निम्न लोक में शुद्ध पैतृक जीवन लगभग न के बराबर ही पाए जाते हैं, फिर भी पैतृक रक्त का एक अंश भी धारण करने का अर्थ है कि व्यक्ति की योग्यता 90% प्राणियों से कहीं अधिक है। चूनान का दिल दहल गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि तथाकथित पैतृक वंश की उत्पत्ति इतनी भव्य होगी जो आकाश और पृथ्वी की रचना तक जाती है। उनके लिए इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि 9 निर्जन गहन रूपांतरण सूत्र अपने स्वयं के उपयोग के लिए पैतृक रक्तरेखा का उपयोग कर सकता है। एक क्षण के लिए चूनान की निगाहें पृथ्वी के मैदान से आए थंडर टाइगर की ओर पूरी तरह बदल गईं और उसने खुलकर अपनी इच्छा व्यक्त की, अगर मैं इसकी रक्तरेखा को आत्मसात कर सकूं। कुई गुआंग ने बेरहमी से उसकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कहा, इसके बारे में सोचना भी मत, पृथ्वी के मैदान का थंडर टाइगर यांगवील क्षेत्र का दानव जानवर है, तुम्हारे और उसके बीच का अंतर बहुत अधिक है। चूनान ने बेबसी से आह भरी, उसे एहसास था कि वह कुछ ज्यादा ही ख्वाहिश कर रहा है। इस समय काले वस्त्रधारी व्यक्ति और पृथ्वी के मैदान से आए थंडर टाइगर के बीच की लड़ाई एक तीव्र चरण पर पहुंच चुकी थी। काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने 2 हथौड़े चलाए जिनसे आकाश और पृथ्वी चकनाचूर हो गए, जिससे आसपास का अंतरिक्ष लगातार कांपने लगा मानो वह ढहने ही वाला हो। पृथ्वी के मैदान से आया थंडर टाइगर पीछे हटने को तैयार नहीं था, उसने गरज के तीर जैसे वज्रपात मचाते हुए काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति पर हमला कर दिया। लेकिन काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति की साधना का स्तर अंततः कहीं अधिक था और उसके हाथ में मौजूद दोनों हथौड़े नश्वर मार्शल स्तर के नहीं थे। अराजक युद्ध स्वर्ग स्तब्ध कर देने वाला हथौड़ा। अपने दोनों हथौड़ों को बेतहाशा घुमाते हुए उसने लगातार बिजली को चकनाचूर कर दिया और आखिरी हथौड़ा थंडर टाइगर पर गिरा, जिससे वह बुरी तरह चीखने लगा क्योंकि उसकी हड्डियां चकनाचूर हो गईं और वह आकाश से नीचे गिर पड़ा। पृथ्वी के मैदान से आया थंडर टाइगर अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है, कमजोर सांसें लेता है, मानो वह मृत्यु के कगार पर हो। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने उसके बगल में उतरकर उसे मारा नहीं, बल्कि सलाह दी, चुपचाप मेरे द्वारा 1000 साल पुरानी अग्नि ऋषि को चुनने का इंतजार करो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह देखकर कि थंडर टाइगर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वह 1000 साल पुरानी अग्नि ऋषि को लेने के लिए सीधे उसके घोंसले की ओर चल पड़ा। इस बिंदु पर लिन आन छिपते हुए खुद को और रोक नहीं सका और उत्सुकता से हंसते हुए बाहर निकल आया, चाचा लैन, आप अद्भुत हैं। सियान माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट के कई बुजुर्ग भी इस थंडर टाइगर का सामना नहीं कर सकते, लेकिन आपने इसे कुछ ही चालों में हरा दिया। लिन आन की आवाज सुनकर काले कपड़े पहने आदमी ने थोड़ी देर के लिए विराम लिया, फिर वह मुड़ा और हैरानी से बोला, बाहर मत आओ, जल्दी करो और चले जाओ। गर्जना, बेहोश पड़ा थंडर टाइगर अचानक उठा और आसमान को हिला देने वाली दहाड़ लगाई। इस क्षण उसे एहसास हुआ कि काले वस्त्रों वाला व्यक्ति उसके सामने खड़े इस इंसान के लिए 1000 साल पुरानी अग्नि ऋषि को छीनने आया था। उसके सीने में उमड़ रहे क्रोध ने उसे अविवेकी रूप से वज्रपात करने के लिए प्रेरित किया, जिससे उसने लिन आन पर हमला कर दिया। हालांकि युद्ध से बुरी तरह कमजोर हो चुका था, पृथ्वी के मैदान का थंडर टाइगर अविश्वसनीय रूप से दुर्बल था, यहां तक कि सबसे साधारण यांगवील दायरे के मार्शल आर्टिस्ट से भी कमजोर। फिर भी इसके बावजूद मार्शल आर्ट के क्षेत्र में मौजूद लिन आन इस हमले को सहन नहीं कर सका, यह प्रहार उसे पूरी तरह से नष्ट करने के लिए काफी था। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह से 1000 साल पुरानी अग्नि ऋषि को प्राप्त करने पर केंद्रित था, इसलिए वह लिन आन से इतनी दूर था कि किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं कर सका। जैसे ही लिन आन पर बिजली गिरने वाली थी और वह नष्ट होने ही वाला था, अचानक एक परिचित आकृति सामने आ गई। चूनान सोअरिंग विंड स्काई स्टिपिंग तकनीक का उपयोग करते हुए लिन आन की ओर दौड़ते हुए अवशिष्ट छायाओं की एक लकीर छोड़ गया। वह लिन आन के बहुत करीब था और पहले से ही तैयारी कर चुका था, आखिरकार वह उस समय वहां पहुंच गया जब बिजली लिन आन पर गिरने ही वाली थी। चूनान द्वारा पकड़े जाने से पहले लिन आन यह देख भी नहीं पाई कि वह कौन था। जैसे ही चूनान ने लिन आन को लेकर भागने की योजना बनाई, अप्रत्याशित रूप से उस वज्रपात की गति एक बार फिर तेज हो गई, जिससे वह बचने में असमर्थ हो गया। धमाका, चटक, बिजली सीधे चूनान पर गिरी। चूनान की पीठ का मांस फट गया था, उसकी सारी हड्डियां और मांस बिजली से भर गए थे, मानो वह हजारों टुकड़ों में बिखरने वाला हो। असहनीय दर्द के कारण चूनान तुरंत बेहोश हो गई। ठीक उसी समय वहां पहुंचकर काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने क्रोधित होकर दहाड़ लगाई, राक्षस, मैं तुझे मार डालूंगा। कितना समय बीत गया, इसका अंदाजा न लगा पाने के कारण चूनान धीरे धीरे जागा और उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि एक बड़ी दाढ़ी वाला व्यक्ति चिंता भरी नजरों से उसे देख रहा है और वह लिन आन की गोद में लेटा हुआ था। चूनान, आखिरकार तुम जाग गए। तुमने मुझे अभी अभी बहुत डरा दिया था। लिन आन अपनी खुशी छिपा नहीं सका। चूनान अचानक उठ बैठा, उसके शरीर में तेज दर्द के कारण वह हांफने लगा। उसने चारों ओर देखा और उसे एहसास हुआ कि वह थंडर टाइगर के घोंसले में है। काले वस्त्र पहने वह व्यक्ति आश्चर्यचकित होते हुए पास आया और बोला, हालांकि थंडर टाइगर बुरी तरह घायल हो गया था, लेकिन उसकी जन्मजात वज्रपात की शक्ति कम नहीं थी, फिर भी तुम बच गए, यह वाकई अजीब है। चूनान ने दर्द सहन किया और कहा, मुझे बचाने के लिए आपका धन्यवाद, वरिष्ठ। काले कपड़े पहने उस आदमी ने हाथ हिलाते हुए कहा, मुझे तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, आपके बिना लिन आन तो निश्चित रूप से मर चुकी होती। किसी मित्र को मुसीबत में देखकर मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, चूनान ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट में लिन आन का उससे कुछ हद तक दोस्ताना संबंध था। चूनान को लगा कि उन परिस्थितियों में उसे बचाने का अच्छा मौका है, इसलिए उसने कार्रवाई की।
फिर लिन आन ने परिचय देते हुए कहा, चुनान, मैं लिन लैन हूं, मेरे चाचा। मेरी पहचान के बारे में मैं आपको सही समय आने पर बता दूंगी। लिन आन की हालत भी अच्छी नहीं थी। चुनान द्वारा संरक्षित होने के बावजूद वह थोड़ा जल गया था, उसकी बड़ी दाढ़ी का आधा हिस्सा झुलस गया था। लिन आन की असाधारण पृष्ठभूमि के बारे में लंबे समय से जानकारी होने के बावजूद अब इसकी पुष्टि हो चुकी है। हालांकि यह अनिश्चित है कि लिन आन सियान प्रोफाउंड स्टेट कैपिटल जा रही थी या इंपीरियल कैपिटल। लिन लैन ने पूछे बिना नहीं रह सकी, चुनान, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? चुनान ने अपने शरीर की जांच की, कुछ मामूली घावों और छिपी हुई चोटों के अलावा बाकी सब ठीक था, यहां तक कि उसकी पीठ, जो पहले बिजली से कट गई थी, पूरी तरह से ठीक हो गई थी। मैं अब ठीक हूं, सीनियर, चिंता मत करो। जिज्ञासावश लिन आन ने चुनान के चारों ओर चक्कर लगाया और एक अजीब से भाव के साथ कहा, सचमुच अजीब बात है, उस समय तुम्हारी चोटें इतनी गंभीर थीं, मुझे लगा कि तुम मरने वाले हो। फिर भी कुछ औषधियों ने आपको खतरे से वापस खींच लिया। क्या आपकी ठीक होने की गति कुछ ज्यादा ही तेज नहीं है? चुनान ने अपनी भौहें सिकोड़ी। वह जानता था कि उसकी तीव्र रिकवरी काफी हद तक ट्रेजर ब्लड की वजह से थी, लेकिन वह इस रहस्य को साझा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने समझाया, मुझे हाल ही में संयोगवश कुछ ब्लड बोधी मिल गए, शायद इसकी शक्ति अभी भी मेरे अंदर मौजूद है। शायद यही सच है, उन ब्लड बोधी ने तुम्हारी जान बचाई, लिन लैन ने बिना और कुछ पूछे मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने कवच का एक टुकड़ा निकालते हुए कहा, यह आध्यात्मिक स्पष्टता युद्ध कवच है, एक निम्न श्रेणी का आध्यात्मिक मार्शल कवच। लिन आन को बचाने के लिए कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में मैं इसे आपको देता हूं। अध्याय 35, थंडर टाइगर के साथ खूनी लड़ाई। चुनान की आकाशवाणी स्पष्टता युद्ध कवच को देखकर चमकती हुई झलक दिखाई दी। यह एक निम्न श्रेणी का आध्यात्मिक मार्शल कवच था। सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट में इसे प्राप्त करने के लिए 10,000 का योगदान आवश्यक था और इसके बाहर दसियों हजार सिल्वर के मूल्य से भी नहीं खरीदा जा सकता था। इस वस्तु के साथ स्पिरिट पिल समूह के अधिकांश मार्शल कलाकार को नुकसान नहीं पहुंचेगा। हालांकि चुनान ने इसे लेने की इच्छा को दबा दिया, क्योंकि यह वास्तव में बहुत मूल्यवान था। इसलिए उसने कहा, मित्र की रक्षा करना ही है, मुझे इस आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लिन आन ने एक ही क्षण में कहा, चुनान, जब मैं कहूं इसे ले लेना। एक उन्नत श्रेणी का आध्यात्मिक मार्शल मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर तुम इसे नहीं लेते हो तो मैं हथियार अब दोस्त नहीं मानूंगा। लिन एन के सौम्या को देखकर चुनान ने एकमात्र अभिलाषा भरकर बोली, अगर ऐसा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथों से उसने आध्यात्मिक स्पष्टता युद्ध कवच को स्वीकार कर लिया और स्वामित्व का दावा करने के लिए रक्त पहचान अनुष्ठान करने का प्रयास किया था। नश्वर मार्शल के विपरीत युद्ध मार्शल और उसके ऊपर के स्तर को रक्त पहचान के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे इसे मजबूती से छीनने से रोका जा सकता है और अनुकूलता भी अधिक होगी। वैचारिक बैठक के बाद चुनान ने स्पिरिचुअल क्लैरिटी बैटल आर्मर को एक तरफ रख दिया और योजना बनाई कि वह और लिन एक के अलग होने के बाद इसे लाएंगे। फिर चुनान ने गुफा के बाहर देखा और खुद को प्लांट से रोका नहीं पाई, वरिष्ठ, उस अर्थक्राई थंडर टाइगर का क्या हुआ? अर्थक्राई थंडर टाइगर का नाम शिकायत ही लिन लैन के चेहरे पर गुस्सा भड़काने लगा। उस जानवर के पास बहुत सारी चालें हैं, मेरे कई बार बुरी तरह घायल होने के बावजूद भी अभी भी ताकत बाकी है। मुझे नहीं पता कि अब वह कहां भाग गया है। चुनान ने शरीर से हिलाया सिर्या, उसकी आंखों में एक पल के लिए एक चमक सी घूम गई जो अदृश्य रूप से गिरी। इस समय लिन लैन ने कहा, चुनान, मुझे लगता है कि घाव पूरी तरह से ठीक नहीं है, आप आराम क्यों नहीं कर सकते और मैं देखभाल कर सकता हूं। लिन एन की बात करें तो आप यहां से स्पिरिट पिल कॉलम में प्रवेश कर सकते हैं। वह सिर के आकार का धधकते लाल रंग का ऋषि आउट, जो लाल आध्यात्मिक शक्ति से खींचा गया था, जिससे पूरी गुफा गर्म हो गई। चुनान का दिल कांप उठा, यह हजारों साल पुरानी अग्नि ऋषि थी, रक्तबोधी तो ब्रह्मांड में कहीं ही थी। लिन एन ने ऋषि को स्वीकार किया और फिर चुनान से कहा, चुनान, मैं अब एकांतवास में जा रहा हूं, मैं अपनी सफलता के बाद चकित होकर आऊंगा। फिर वह एक कोने में बैठी ऋषि का सेवन करने लगी और स्पिरिट पिल टीम में प्रवेश करने की तैयारी करने लगी। लिन लैन की झलक में चुनान ने अपनी पत्नी का इलाज शुरू किया। क्योंकि उसके पास ट्रेजर ब्लड था और उसकी खामी मजबूत थी, इसलिए खतरनाक खतरे से पीछे हटने के बाद सुरक्षित हुई छोटी मोटी समस्याओं का इलाज करना और पानी पीना ही आसान था। एक दिन बाद उसके शरीर पर दर्द का कोई निशान न होने पर चुनान ने लिन आन को अभी भी साधना करते हुए देखा और जाने का फैसला किया, वरिष्ठ लिन लान, मेरे पास अभी भी संप्रदाय के कार्य हैं, इसलिए मैं और अधिक समय तक नहीं रुकूंगा। लिन लैन ने हल्के से सिर हिलाया और फिर कहा, मैं हमेशा याद रखूंगी कि तुमने लिन आन की जान बचाई थी, अगर भविष्य में तुम्हें कोई परेशानी हो तो लिन आन को बताना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सायन माउंटेन काउंटी बहुत छोटा है, मुझे उम्मीद है कि भविष्य में आपको किसी बड़े मंच पर देखने का मौका मिलेगा। चुनान ने गहरी सहमति में सिर हिलाया और फिर विदा ले ली। अर्थक्राई थंडर टाइगर की मांग छोड़कर चुनान ने उत्सुकता से सोअरिंग विंड स्काई स्टिपिंग तकनीक का उपयोग करते हुए दूर तक भागने की कोशिश की। इसके तुरंत बाद चुनान ने आध्यात्मिक स्पष्टता युद्ध कवच पहन लिया, उसका पूरा शरीर चांदी के कवच से ढका हुआ था और उसने युद्ध देवता की तरह लाल शिखर तलवार धारण कर रखी थी। तलवार के पूज्य गुरु, क्या आपको यकीन है कि आप अर्थक्राई थंडर टाइगर को ढूंढ सकते हैं? चुनान ने अधीरता से पूछा।
अर्थक्राई थंडर टाइगर की मांद में यह जानने के बाद कि थंडर टाइगर बुरी तरह से घायल हो गया है, उसके दिल में उस जानवर को मारकर उसकी वंश परंपरा पर कब्जा करने का विचार उमड़ आया। हालांकि थंडर टाइगर यांग व्हील दायरे का एक दानव जानवर था, लेकिन कई बार घायल होने के कारण उसकी युद्ध शक्ति लगभग शून्य हो गई थी। आध्यात्मिक स्पष्टता युद्ध कवच द्वारा उसके शरीर की रक्षा किए जाने के कारण शायद उस राक्षस को मारने और पैतृक वंश पर कब्जा करने की उम्मीद हो सकती है। इसलिए जैसे ही वह ठीक हुआ, वह लिन लैन और लिन आंग को छोड़कर अर्थक्राई थंडर टाइगर की तलाश में निकलने के लिए बेताब हो गया। अगर मुझे इस बात का डर न होता कि वीरान गहन रूपांतरण शास्त्र का रहस्य उजागर हो जाएगा, तो मैं सच में सीनियर लिन लैन से उस थंडर टाइगर को मारने में मदद मांगना चाहता, चुनान ने मन ही मन बुदबुदाया। इस समय कुई गुआंग ने कहा, चिंता मत करो, मैंने चुपके से थंडर टाइगर पर एक निशान छोड़ दिया है, मेरे बताए रास्ते का पालन करो और तुम गलत रास्ते पर नहीं जाओगे। चुनान ने चुपचाप सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। आधे दिन बाद उसकी आकृति एक चट्टान के नीचे दिखाई दी। चुनान एक बड़ी चट्टान के पीछे छिपकर दूर एक पेड़ की छाया में अपने घावों को चाट रहे अर्थक्राई थंडर टाइगर को चुपके से देख रहा था। इस समय अर्थक्राई थंडर टाइगर विशेष रूप से दयनीय स्थिति में दिख रहा था, उसके चारों ओर मंद गड़गड़ाहट हो रही थी और उसका शरीर खून के धब्बों से भरा हुआ था। इसकी हड्डियां अधिकतर टूटी हुई थीं, इसकी पीठ, पेट और अंगों पर भयानक घाव थे। इसकी सांस हवा में जलती मोमबत्ती की तरह है। यांग व्हील क्षेत्र की बात तो छोड़ ही दीजिए, यहां तक कि कई स्पिरिट पिल क्षेत्र के दानव प्राणियों की आभा भी इससे अधिक शक्तिशाली थी। फिर भी इसके बावजूद अर्थक्राई थंडर टाइगर में अभी भी एक शक्तिशाली प्रतिरोध क्षमता थी, क्योंकि राक्षसी जानवरों के शव उसके चारों ओर बिखरे पड़े थे, जिन्हें टुकड़ों में फाड़कर एक एक करके खाया जा रहा था। चुनान पर अत्यधिक दबाव था, यह स्पष्ट था कि अर्थक्राई थंडर टाइगर को हराना इतना आसान नहीं था। लेकिन उसे जरा भी डर नहीं था। जब से उसने डेसोलेट प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन स्क्रिप्चर प्राप्त किया था, उसके विरोधी या तो इतने शक्तिशाली थे कि उनका विरोध करना असंभव था, या फिर टोफू की तरह नाजुक थे। अर्थक्राई थंडर टाइगर जैसे प्रतिद्वंद्वी, जिनके परिणाम अनिश्चित थे, बहुत ही दुर्लभ थे। यदि वह इसके साथ जीवन मरण का संघर्ष कर जीत जाता है, तो निस्संदेह इससे बहुत लाभ होगा। जीवन और मृत्यु के अनुभवों से ही सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट तैयार होते हैं। इसी विचार के साथ चुनान बिना किसी झिझक के लाल शिखर तलवार को पकड़े हुए चट्टान के पीछे से कूद पड़ा और पृथ्वी की पुकार करने वाले गड़गड़ाहट करते राक्षसी जानवरों को निगलने वाले बाघ की ओर दौड़ पड़ा। कुई गुआंग का चेहरा गंभीर और कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। उनकी योजना के अनुसार उन्हें पहले छुपकर हमला करने की कोशिश करनी चाहिए थी, ताकि अर्थक्राई थंडर टाइगर को मारने की कोशिश करने से पहले उसकी चोटों को और बढ़ा दिया जाए, जिससे उनके सफल होने की संभावना बढ़ जाती। अप्रत्याशित रूप से चुनान ने छिपने की भी कोशिश नहीं की, बल्कि पूरी तरह से पागल होकर बेपरवाही से अंदर घुस गई। मुझे इस लड़के से इतनी अजीब हरकत की उम्मीद नहीं थी। कुई गुआंग का लहजा शांत था, यह प्रशंसा थी या आलोचना, यह स्पष्ट नहीं था। सायन माउंटेन स्वॉर्ड टेक्निक। इस समय चुनान पहले ही अर्थक्राई थंडर टाइगर पर हमला कर चुका था। रेड पीक स्वॉर्ड अंतरिक्ष को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था और एक शानदार तलवार की ऊर्जा निर्णायक रूप से फूट रही थी। तलवार की ऊर्जा बर्फीली और तेज थी, चमकदार होते हुए भी उसमें अनंत हत्या का इरादा छिपा हुआ था। शी तलवार की ऊर्जा ने दूर से ही अर्थक्राई थंडर टाइगर के शरीर को चीर डाला, जिससे खून का फव्वारा फूट पड़ा। अर्थक्राई थंडर टाइगर ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इतना कमजोर इंसान उसे मारने की कोशिश करेगा। अगर चोटों के कारण उसका शरीर कमजोर न होता, तो चुनान की तलवार उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाती। लेकिन शारीरिक पीड़ा की तुलना में यह इस बात से कहीं अधिक क्रोधित था कि एक चींटी ने पैतृक रक्त से परिपूर्ण इस वस्तु को चुनौती देने का साहस किया। आऊ! अर्थक्राई थंडर टाइगर ने एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ लगाई, जिससे भयानक ध्वनि तरंगों ने धूल उड़ा दी और चुनान की अदम्य बढ़त को क्षण भर के लिए रोक दिया। अपनी सबसे कमजोर अवस्था में भी इसमें भयावह शक्ति मौजूद थी। चुनान की आंखें उत्साह से चमक उठीं और उसने कहा, अब ठीक है। अगर यह इतना कमजोर होता कि प्रतिरोध भी न कर पाता, तो बहुत निराशा होती। आऊ! अर्थक्राई थंडर टाइगर ने फिर से दहाड़ मारी और फिर चुनान पर हमला कर दिया। उसका विशाल शरीर, हर कदम से जमीन थोड़ी कांप रही थी। उसकी भयावह शक्तिशाली उपस्थिति जैसे जैसे वह करीब आता गया और भी डरावनी होती गई। उसके विशाल पंजे, तेज धार वाले ब्लेड की तरह, चुनान पर जोरदार प्रहार करने लगे। चुनान ने ऊपर मंडराती छाया को देखा, जरा भी भयभीत हुए बिना, बल्कि उत्साह से हंसते हुए कहा, राक्षस, मुझे अपनी ताकत दिखाने दो। गर्जनशील, प्रभावशाली मुट्ठी 100 गुना गूंजती हुई।